तो हमारे व्यूवर लोग, आप कैसे हैं? आपका स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के ऊपर और मेरा नाम है साहिल राजेश पतंगे। मैं आपको एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। हमारे चैनल का नाम है मुनि एजुकेशन। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुनि एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। आप जैसे जानते हैं अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस का बहुत टाइम था, मतलब लॉकडाउन हो चुका है। इसी वजह से सब लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा भी एक इनिशिएटिव है कि हम यूट्यूब के ऊपर ये चैनल स्टार्ट किया है मुनि एजुकेशन, जिससे हम बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं, वो घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हम एक अच्छे कॉज के लिए आपसे एक सब्सक्रिप्शन मांगते हैं कि हम हमारे हर एक सब्सक्राइबर के लिए एक पेड़ उगाएंगे। तो जैसे ही आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, आपके नाम का पेड़ हम प्लांट करेंगे आपके लिए। तो स्टे ग्रीन, स्टे सेफ इन दिस लॉकडाउन। सो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के ऊपर। तो हमें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर देखना है वेदर एंड क्लाइमेट, ये इसके सारे सब टॉपिक्स हैं। आगे देखते हैं मीटेरोलॉजी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये चार मेन टॉपिक्स हैं जो हमें इस वीडियो के अंदर देखने हैं। मैंने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का जो आपका चैप्टर है, उस पूरे चैप्टर को मैंने एक ही वीडियो में बनाया है। आप इसे अच्छे से देखिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। अगर आपको नहीं समझा तो आप पीछे आके भी देख सकते हैं फिर से, मतलब आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो वेदर और क्लाइमेट क्या है, तो देखते हैं। Atmospheric condition at a specific time at a particular place are referred to as weather. वेदर मतलब हम किसी जगह के बारे में किसी स्पेसिफिक टाइम पे, मतलब निश्चित समय पे हम अगर उस जगह के ऊपर का कंडीशन देखेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन, तो उसे हम वेदर कहेंगे। हमने यहाँ दो वर्ड्स लिखे हैं, वेदर एंड क्लाइमेट। एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो हम स्पेसिफिक टाइम के लिए देखते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो हम उसे वेदर कहते हैं। और क्लाइमेट जो हमारा होता है, क्लाइमेट पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं होता है। क्लाइमेट जो होता है वो बड़ी लंबे समय के लिए होता है। क्लाइमेटिक चेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा समय लेते हैं ऑकर होने के लिए, लेकिन वेदर के अंदर चेंजेस कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में या कुछ घंटे में भी हो सकते हैं। जैसे कि आप आजकल देख ही रहे, बारिश का मौसम है, तो कभी सूरज होता है, अगले ही पल में बारिश होती है। तो ये वेदर में चेंजेस हो गए। लेकिन क्लाइमेट में चेंज, जैसे कि आप ओजोन लेयर के बारे में जानते हैं, वो डिप्लीट हो रही है। वो क्यों हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो एक ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक क्लाइमेटिक चेंज है जो काफी समय लेता है ऑकर होने के लिए। और वेदर जो है एट अ पर्टिकुलर टाइम, इंस्टेंट के लिए या एक पर्टिकुलर जगह के लिए होता है। तो आपके सामने एक पिक्चर दिख रही है, उसमें वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर्स है। तो वेदर रिलेशन में या क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या क्या आता है? टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सनलाइट, विजिबिलिटी, क्लाउड्स, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी। इन सब के बारे में आप जानते हैं, फिर भी आपको थोड़ी सी एक जानकारी दे दूंगा। टेम्परेचर यानी तापमान, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आप महसूस करते हैं, आप एटमॉस्फेयर में रहते हैं, आपके ऊपर जो हवा का दबाव है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ह्यूमन के लिविंग के लिए सूटेबल है। और हम अगर दूसरे प्लैनेट्स को देखेंगे तो उनका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लाइफ के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए उन प्लैनेट्स पे लाइफ नहीं है। तो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ह्यूमन लाइफ ही नहीं, बहुत सारी लिविंग बींग्स है हमारे अर्थ के ऊपर, सबके लिए सूटेबल है। सनलाइट देखते हैं, जैसे कि समर सीजन में सनलाइट बहुत तेज हो जाती है, मतलब उसका इफेक्ट जो होता है, गर्मी जो होती है बहुत बढ़ जाती है, 50 डिग्री तक जाती है। लेकिन नॉर्मल अपने विंटर सीजन में या रेनी सीजन में वो उतना टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। क्लाउड्स की बात करते हैं, समर सीजन में हमें क्लाउड्स वाइट दिखते हैं, लेकिन रेनी सीजन में ब्लैक कलर के दिखते हैं। कभी कभी तो क्लाउड जो हमारा स्काई होता है वो बिना क्लाउड के होता है। वैसे ही ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विजिबिलिटी, ऐसे बहुत सारे वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर्स है। तो हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। तो अगली स्लाइड देखते हैं हम मीटेरोलॉजी। अब ये वर्ड मीटेरोलॉजी है क्या? The science that studies the interrelationship between the various components of air, natural cycles, geological movements of the earth and climate is called meteorology। मतलब अभी हम साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस किस बारे में है? उसमें हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी यानी
लिविंग बींग्स के रिलेशन में होता है, केमिस्ट्री जो होता है वो केमिकल्स के रिलेशन में होता है, फिजिक्स जो होता है वो क्वांटम फिजिक्स होता है, अलग मैकेनिक्स होता है, काइनेमेटिक्स होता है, मतलब उसमें मोशन वोशन सब होता है। तो उसी तरह मीटरोलॉजी जो साइंस है वो क्या स्टडी करता है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एयर, नेचुरल साइकिल्स, जियोलॉजिकल मूवमेंट्स ऑफ अर्थ एंड क्लाइमेट। ये ऐसे अलग अलग, मतलब अभी क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट का इफेक्ट ह्यूमन बींग्स का कैसा पड़ रहा है। जैसे कि आप पता है दिल्ली में फिलहाल बहुत पोल्यूशन है, तो वो भी एक मीटरोलॉजी की स्टडी के अंडर आता है कि उस पोल्यूशन का इफेक्ट, यानी पोल्यूशन एयर के अंदर है तो उस पोल्यूशन का इफेक्ट नेचर पे कैसा आ रहा है, वहाँ के ट्रीज पे, वहाँ के एनिमल्स पे। और हम जियोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में देखते हैं, जैसे अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक एक जियोलॉजिकल कंडीशन है, सुनामी है, ड्रॉट है, ये ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है। तो इनकी जो स्टडी होती है, इनकी रिलेशनशिप के बिटवीन की, मतलब एक दूसरे के ऊपर कैसा इफेक्ट करता है। और मीटरोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्टॉर्म्स, क्लाउड्स, रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग। स्टॉर्म्स यानी तूफान, बादल, बारिश, थंडर यानी फिर तूफान, लाइटनिंग अपना बिजली कड़कती है। तो इन सब की स्टडी को जो कहते हैं मीटरोलॉजी कहते हैं। तो ये मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 23 मार्च को 1950 में। ये जो आर्टिकल लिया गया है ये आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में का है, तो आप उधर जाके इसे पढ़ सकते हैं, आपको लिख लेना चाहिए, आपको ये याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो चलते हैं हम आगे। तो इंडिया का मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अब हमारे इंडिया में भी है मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो वो कैसे किस प्रकार का है हम वो देखते हैं। तो द इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज फाउंड बाय द ब्रिटिश इन 1875 एट शिमला। तो इंडिया का जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो शिमला के अंदर 1875 में फॉर्म हुआ था, और उसका हेड ऑफिस जो है पुणे में है, और रीजनल ऑफिसेस है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर एंड दिल्ली। ये भी जो पार्ट है आपकी टेक्स्ट बुक में का है, आप टेक्स्ट बुक रिफर कर सकते हैं और उसमें से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आपको पता है मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है, मीटरोलॉजी क्या है, और इंडिया का मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब फॉर्म हुआ था, किसने फॉर्म किया था, उसके सब ऑफिस जो है कहाँ पे है क्या नहीं, सब आपको इसमें मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, लिख लीजिए, नोट्स बनाइए। फिलहाल तो लॉकडाउन का टाइम है, आपको नोट्स खुद के ही बनाने होंगे क्योंकि आपको स्कूल की तरफ से कोई नोट्स नहीं मिलेंगे। तो ये वीडियो देखिए, आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उन्हें प्लीज नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। तो हमारी अगली स्लाइड है मॉनसून मॉडल एंड क्लाइमेट प्रिडिक्शन। तो मॉनसून मॉडल एंड क्लाइमेट प्रिडिक्शन क्या होता है। अभी आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे, आपके घर वाले न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो कभी कभार आपको वेदर फोरकास्ट दिखता है। मतलब वो न्यूज़ एंकर जो होता है वो कहता है कि 2-3 दिन में तूफान आने वाला है, या कल बहुत तेज बारिश होगी, या कल बारिश नहीं होगी, कल बहुत धूप रहेगी। तो ये जो प्रिडिक्शन है उसे कहते हैं क्लाइमेट प्रिडिक्शन या वेदर फोरकास्टिंग। तो ये जो वेदर फोरकास्टिंग थी ये इंडिया के अंदर 100 साल से भी पुरानी है। ठीक है, तो इसकी जो हिस्ट्री है आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसके मेन पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, इसमें सब है पढ़ने लायक और याद रखने लायक। तो मतलब इसमें आपको फैक्ट्स मिलेंगे, ज़्यादातर आपके पास फैक्ट्स है, समझने के लिए उतना कुछ नहीं है, आपको फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। तो हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। तो हमने अभी वेदर फोरकास्टिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो वेदर फोरकास्टिंग के कौन कौन से मॉडल होते हैं हम वो देख रहे हैं। पहला है मैथमेटिकल मॉडल। तो मैथमेटिकल मॉडल में क्या होता है कि जितने भी प्रीवियस वेदर हुए थे हमारे, जितने भी प्रीवियसली वेदर फोरकास्टिंग हुई, या मतलब जो जो हमारे पास डेटा है प्रीवियस का, तो हमारा जो सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, हम उस सुपर कंप्यूटर में एक प्रोग्राम है, तो ये जो पुराना प्रीवियस डेटा है उस सुपर कंप्यूटर में हमारे इंडियंस देते हैं, और उसमें से वो डेटा एनालाइज होकर हमें पता चलता है कि आगे कब हो सकती है बारिश या जो कुछ भी है। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है होलिस्टिक मॉडल। तो होलिस्टिक के मॉडल के अंदर क्या होता है, प्रेडिक्शंस जो होते हैं वो दूसरे मॉडल्स के अंदर जो हमने पैरामीटर्स यूज किए हैं और उनका मॉनसून के ऊपर कितना ग्रेट इफेक्ट रहा है, तो उन प्रेडिक्शन को
प्रेडिक्शन के ऊपर कलेक्टिव आउटकम निकालते हैं वेरियस मॉडल्स का यूज करके, तो इसे कहते हैं हम होलिस्टिक मॉडल। और आखिरी है हमारा स्टैटिस्टिकल मॉडल। स्टैटिस्टिकल मॉडल मतलब ये ज़्यादातर तो हमारा स्टैटिस्टिक्स आपको पता है, स्टैटिस्टिक्स मतलब हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ गिवन डेटा होता है, तो उसके ऊपर हम उसका प्रेडिक्शन निकालते हैं, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो निकालते हैं। तो इसी में जो है मतलब एक रीजन का करंट क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेशंस क्या है और उसके पहले के क्या थे, तो इन सब की मिला के हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है, तो इसे कहते हैं हम स्टैटिस्टिकल मॉडल। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला हमारा टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, नीड ऑफ द आवर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी क्या? अभी आप घर के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे कि अभी प्लास्टिक बैग हो गया, वो एक सॉलिड वेस्ट में आता है। या फिर आप अभी शुगर केन, गन्ना पता है आपको, गन्ना खाते हैं, तो गन्ना खाने के बाद जो उसका बचा हुआ रहता है वो भी सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है। तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो सॉलिड वेस्ट के अंदर आती है। तो हमें इस वीडियो में ये देखना है कि ये सॉलिड वेस्ट को हम मैनेज कैसे करेंगे। अभी उसके क्लासिफिकेशन दिए हैं हमें अलग अलग तरह के। तो पहला जो है हमारा डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट यानी क्या? वेस्ट जो हमारे घर से निकलता है। तो एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं अपन, वेस्ट फूड है, पेपर है, प्लास्टिक पेपर, प्लास्टिक बैग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो है वो सारे सॉलिड वेस्ट के अंदर आते हैं। अभी देख सॉलिड वेस्ट जो कि डोमेस्टिक वेस्ट है। अब अगला जो है हमारा वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या क्या होता है सॉलिड वेस्ट? केमिकल, पिगमेंट्स, स्लज, एश, मेटल्स। आप स्लज बोले तो एक टाइप का वेस्ट होता है, जब हम किसी मेटल को काटते हैं तो काटने के बाद उसके फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो जमा होके स्लज बनता है, और वो मतलब लिक्विड में मिक्स होकर ऐसा एकदम गाढ़ा लिक्विड बनता है, जैसे अपना टार, डांबर पता है आपको, रोड के ऊपर डालते हैं टार, उस टाइप में स्लज होता है। ऐश माने अपनी राख, कोयले की राख। मेटल्स, अभी मेटल्स को जब कट करते हैं हमें जितना यूजफुल हिस्सा चाहिए उतना ले लेते हैं, बचा हुआ हम वेस्ट में फेंक देते हैं। तो मेटल्स पे आ गए इंडस्ट्रियल वेस्ट में। अब है हैजार्डस वेस्ट, जो कि सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। वो है केमिकल्स जनरेटेड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, एक्सप्लोजिव्स और इन्फेक्शियस मटेरियल्स। तो ऐसे हम इस लिस्ट में देखेंगे आगे। फार्म या गार्डन वेस्ट। फार्म या गार्डन वेस्ट में क्या आता है? लीव्स आता है, फ्लावर्स आता है, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, जैसे मतलब पत्ते सूख जाते हैं हमारे झाड़ के ऊपर की धूप की वजह से, या कभी कभी नए पत्ते आने के होते हैं तो पहले के जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, तो वो भी सब है सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपको तो पता है, लैपटॉप है, मोबाइल है, आपके मतलब वीडियो गेम्स खेलते हो आप, तो वीडियो गेम्स की सीडीज होती है आपके पास, लेकिन जब वो खराब हो जाती है तो आप क्या करते हो? या वो तो रिपेयर भी नहीं होते, मतलब वो ऐसी कंडीशन में पहुंच गए कि आप उसे बिल्कुल रिपेयर नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में आपको उसे फेंक देना पड़ेगा। तो वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक का सॉलिड वेस्ट हो गया। अब बायोमेडिकल वेस्ट है। बायोमेडिकल वेस्ट में आप सिरिंज देखते हैं, बैंडेजेस देखते हैं, ड्रेसिंग, ग्लव्स, सलाइन बॉटल्स, ऐसे बहुत सारे भी। मेडिसिन जो आते हैं वो मेडिसिन का जो पैकेट रहता है, मेडिसिन खत्म होने के बाद हम पैकेट फेंक देते हैं, तो वो भी वेस्ट की कैटेगरी में आ गया, सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में। तो अगला है अर्बन वेस्ट। अर्बन वेस्ट यानी जो सिटीज में फैला हुआ ज्यादातर वेस्ट है उसे अर्बन वेस्ट कहते हैं। तो अर्बन वेस्ट के अंदर क्या कैटेगरी में आते हैं? अर्बन वेस्ट के अंदर वेस्ट जनरेटेड थ्रू हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज मतलब छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज होती है ना, उसे हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। मतलब उसका ज्यादा बड़ा टर्नओवर नहीं है, या छोटी प्लेस में वो इंडस्ट्री है। जैसे आप देख सकते हैं कॉटन मिल होती है, छोटी होती है, मतलब कभी कभार छोटी भी होती है, कभी बड़ी भी होती है। या फिर आप वो ये देखते हैं, बेकरी देखते हैं। बेकरी भी मतलब अभी एक इंडस्ट्री में ही आ गया, लेकिन बेकरी जो होती है वो छोटी होती है। और इसके साथ लार्ज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स, कैरी बैग, ग्लास, मेटल पीसेस, ये सब जो है अर्बन वेस्ट में आता है, मतलब जो सिटी में प्रोड्यूस होता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट भी जो है वो यूरेनियम, सीरियम, बेरियम ऐसे यहाँ पे देखा है। और हेवी वाटर जो है ये जनरेटेड फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स, यूरेनियम माइंस, एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स, ये रिसर्च के वहाँ पे ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज होते हैं, तो जो वेस्ट निकलता है उन्हें कहते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट। और लास्ट में है हमारा माइनिंग वेस्ट। अब रिमेनिंग ऑफ हेवी मेटल्स लाइक लीड, आर्सेनिक, कैडमियम फ्रॉम माइंस। तो हम माइंस क्यों खोदते हैं? मेटल्स के लिए, मिनरल्स के लिए खोदते हैं। तो हम अगर गोल्ड के लिए खोद रहे हैं तो गोल्ड खोदते खोदते हमें आयरन मिल गया, तो वो भी एक वेस्ट हो गया। या फिर हम खोदने के लिए, माइनिंग के लिए कभी कभार बॉम्ब यानी एक्सप्लोजिव्स यूज करते हैं, तो वो एक्सप्लोजिव्स का जो वेस्ट होता है वो भी माइनिंग वेस्ट के अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं।
तो ये जो थे वो सॉलिड वेस्ट की कैटेगरीज थी, क्लासिफिकेशन था, वो कहाँ कहाँ से बनता है और क्या क्या होता है। तो हम देखते हैं अगले स्लाइड पे। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? द टाइप ऑफ वेस्ट इजिली डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आप मैं सिंपल बता सकता हूँ कि अभी ये एक एग्जांपल है, जैसे कि आप कोई चूहा हुआ मर जाता है या छिपकली मर जाती है आपके घर के अंदर, तो अगर आपको पता नहीं वो कहाँ मरी है, तो कुछ दिनों बाद उससे खराब बदबू आने लगती है। तो बदबू क्यों आती है? क्योंकि वो डिके होने लगता है। डिके होना मतलब क्या? जो माइक्रोब्स है, जो हमें आंखों से नहीं दिखते, ऐसे बैक्टीरिया माइक्रोब्स जो है वो उसे डीके करना चालू करते हैं, यानी खाना चालू कर देते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल यानी क्या? द थिंग्स which can be degraded by microbes are called as biodegradable things। लेकिन हम यहाँ वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसमें जो माइक्रोब्स जिन्हें डिग्रेड कर सकते हैं, तो उस टाइप के वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे। जैसे कि हमने अभी बात की थी, फूड पार्टिकल्स होते हैं हमारे घर के वेस्ट जो बनते हैं फूड पार्टिकल्स, तो वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आते हैं। फिर अभी काउ डंग ना एक्सक्रीशन जो होता है काउ उसका, या किसी भी ह्यूमन का लिविंग बीइंग का जो एक्सक्रीटेड मटेरियल होता है, वो भी आता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंडर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेट गार्बेज। वेट गार्बेज यानी हम जो फूड बनाने के वक्त जो निकाल देते हैं बाहर, जैसे कि अभी लीव्स निकालते हैं, ऑनियन के ऊपर की पील जो फर्स्ट लेयर रहती है वो निकाल देते हैं, फिर वो ऐसे मतलब बहुत सारा वेस्ट हमारे हाउस होल्ड में तैयार होता है, तो उसे हम फेंक देते हैं, तो वो वेट वेस्ट के यानी वेट गार्बेज की कंडीशन कैटेगरी में आता है। और एक खास बात यह है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको जब हम मतलब माइक्रोब्स जो है जब उसको डीके कर देते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, वो कंपोस्ट बन जाता है या फ्यूल बन जाता है। तो मतलब कैसे? वो डिकम्पोज जब होता है ना, तो वो मैन्योर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसके अंदर मतलब एकदम ऐसे फर्टिलिटी आ जाती है। मतलब अगर हम सॉइल में मिला देंगे ना उसे, तो एकदम फर्टिलिटी आ जाएंगी। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसके अंदर खास करके ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाला जाता है फार्म्स में, आप कभी देखेंगे तो। और आपको तो पता ही है फ्यूल कैसे बनता है। फ्यूल हमें जमीन के अंदर से मिलता है। वो कैसे? क्योंकि जो मतलब अभी डायनासोर वायनासोर हो गए, अभी वो तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो उनकी बॉडीज कहाँ गई? तो जब बिग बैंग हुआ था, जब डायनासोर्स खत्म हो गए थे, तो उनकी बॉडीज जमीन के अंदर धस गई होंगी। उसको लाखों करोड़ों साल हो गए, तो इस लाखों करोड़ों साल के अंदर क्या हो गया, वो डिग्रेड हो गए। मतलब माइक्रोब्स जो है ना हमारे, उन्होंने उसे डिकम्पोज कर दिया। तो डिकम्पोज होने के बाद वो फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो उसे हम बायोफ्यूल कहते हैं। तो हमने देखा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल का एग्जैक्ट अपोजिट है। मतलब जो वेस्ट जिसको माइक्रोब्स डिकम्पोज नहीं कर सकते या डीके नहीं कर सकते, उस वेस्ट को कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें खास करके जो हमारा प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक, वो इसमें आता है। अब इसमें एग्जांपल्स दिए हैं, देखो, प्लास्टिक, मेटल एंड अदर सिमिलर मटेरियल्स। एंड दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई सॉलिड वेस्ट और ड्राई गार्बेज। तो अब हमने और एक देखा कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसे हम वेट गार्बेज कहते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है हम उसे ड्राई गार्बेज कहते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल आपको समझ गया होगा। इसमें खास करके प्लास्टिक आता है। प्लास्टिक, मेटल, ग्लास भी इसी कैटेगरी में आता है, जिसे माइक्रोब्स डिकम्पोज नहीं कर सकते। ऐसे वेस्ट को कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की नेसेसिटी क्या है, मतलब ये नेसेसरी क्यों है कि हम सॉलिड वेस्ट जो तैयार हो रहा है हमें उसे मैनेज क्यों करना है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट जो है, फॉर प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन। तो मतलब अभी आपको मैंने दिल्ली के एयर पोल्यूशन के बारे में बताया था, तो वैसे जो एनवायरमेंट का पोल्यूशन होता है इन वेस्ट की वजह से, तो वो नहीं होना चाहिए। अभी हम प्लास्टिक या पेपर बनाने के लिए खास करके हम क्या करते हैं, ट्रीज कट करते हैं। तो मतलब वो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है ना। हमने आपको बताया, आपके एक सब्सक्रिप्शन के लिए हम एक ट्री प्लांट करेंगे, तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव हो गया, लेकिन ट्री काटना बुरी बात है, तो ट्री नहीं काटनी चाहिए। तो वैसे ही मतलब अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन में कन्वर्ट हो सकता है। और हमें सराउंडिंग को क्लीन रखना है, हमें हाइजीनिक रहना है। जैसे ही हमारी सराउंडिंग क्लीन होती है, हमें अच्छा फील होता है, हम और ज़्यादा जीते हैं।
तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट ये है फॉर एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड थ्रू दैट टू जनरेट वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब मैंने आपको बताया था जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उससे, अभी डायनासोर का एग्जांपल दिया था, उससे हम फ्यूल मिलता है और बाकी से हमें कंपोस्ट मिलता है जिसे हम सॉइल में मिलाते हैं। तो ये जो हो गया ना, ये है फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए फ्यूल हो गया, और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए हमारा मैन्योर हो गया है, कंपोस्ट हो गया। तो इसके लिए भी हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो अभी नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे पास, अभी फिलहाल पेट्रोल खत्म हो रहा है आप देख रहे हैं, और अभी मैन्योर के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को डिग्रेड करते हैं। मतलब एट दैट पॉइंट जब हम डालते हैं उसकी फर्टिलिटी को अच्छे से इंक्रीज करते हैं, लेकिन बाद में जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो पहले से होती है ना, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है। तो हमें वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करने हैं। तो वही हमें रिड्यूस करना है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर का टेंशन या स्ट्रेन, क्या यूज करके, ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो आगे देखते हैं हम, टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टू मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस। तो आपको पता है कि एनवायरमेंट क्लीन रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे, हाइजीनिक रहेंगे, हमारी लाइफ जो है वो लॉन्ग लाइफ हो जाएगी, मतलब हम ज़्यादा जिएंगे अगर हमारी सराउंडिंग प्योर है और एकदम विदाउट एनी पोल्यूशन है। तो टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टू मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस, तो एनवायरमेंटल बैलेंस बनाने के लिए हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो अभी देखेंगे नीचे क्या है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि आजकल आप देखते हैं, आपने बहुत सारी न्यूज़ चैनल या टीवी में आपने कहीं पे भी सुना होगा कि गाय ने प्लास्टिक की बैग खा ली। मतलब हम लोग क्या करते हैं, अभी कोई हमारे पास लीव्स व्यूज है, पत्ता गोभी, आप कैबेज पता होगी, पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी के हम जो बाहरी लीव्स है वो फेंक देते हैं, ऑनियंस की पील्स वो भी फेंक देते हैं, लेकिन हम फेंकते कैसे, उसे कैरी बैग के अंदर बांध के फेंक देते हैं। तो अब ये जानवर जो है, बकरी, गाय, भैंस, उन्हें क्या लगता है ये फूड है, तो वो क्या करते हैं, वो प्लास्टिक कैरी बैग को खा लेते हैं फूड समझ के। तो फिर उनके अंदर वो जब जाते हैं तो वो मर जाते हैं, क्योंकि वो एक तो डिकम्पोज नहीं होते, डाइजेस्ट नहीं होता वो जो प्लास्टिक बैग होता है, तो फिर वो उनके चैनल को ब्लॉक कर देता है, तो उसकी वजह से वो एनिमल्स मरते हैं। तो हमने देखा इफेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे होता है इन वेस्ट की वजह से। अब बैड ओडर ऑफ वेस्ट, तो हमने इसे ठीक से मैनेज नहीं किया, सॉलिड वेस्ट को कहीं पे भी फेंक दिया रास्ते पे, तो आने जाने जो रास्ते पे लोग आ रहे जा रहे होंगे उन्हें वहां से गंदी बदबू आएगी, और उसी के साथ बैड ओडर ऑफ वेस्ट तो आएगा, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस भी होगा, मतलब टॉक्सिक गैसेस उससे इमिट होगी जब वो डिग्रेड होता है, डिकम्पोज होता है तो। और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, मतलब अभी आप किसी पार्क में अच्छे से बैठे हो, आपका सीनरी एकदम मस्त है, झील के किनारे बैठे हो, तभी आप देखते हो कि झील के अंदर बहुत सारा कचरा है, तो जो नेचुरल ब्यूटी थी झील की वो पूरी खराब हो गई उस कचरे की वजह से। तो हमें ऐसा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अब नेक्स्ट आ गया देखो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो पोल्यूशन के बारे में तो आपको पता है, सॉइल के अंदर प्लास्टिक बैग डालेंगे या फिर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो सॉइल का पोल्यूशन होगा, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी। वाटर के अंदर कचरा फेंकेंगे तो वाटर पोल्यूशन होगा। एयर के अंदर हम अभी बहुत सारी चीजें जलाते हैं, ऐसे ही जला देते हैं, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे हम जला देते हैं उसे ऐसे ही हवा के अंदर, तो वो स्मोक बन के हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है और एयर को पोल्यूट करता है। और लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है स्प्रेडिंग ऑफ डिसीजेस। तो स्प्रेडिंग ऑफ डिसीजेस क्यों होता है, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैस होता है, बैड ऑर्डर ऑफ वेस्ट होती है, और वहाँ पे फिर माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे, फिर वहाँ पे और बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, फिर वहाँ पे मॉस्किटोज बैठते हैं, वही मॉस्किटोज या फ्लाइज जो है फिर हमारे घर के अंदर हमें आके काटते हैं या हमारे फूड पे बैठते हैं और वह हम फूड खाते हैं, तो फिर वो जो बैक्टीरिया हमारे पेट में चले जाते हैं और फिर हमें डिसीज हो जाता है। तो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो इसकी वजह से हमें सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना ही पड़ेगा। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो हमारी इस स्लाइड पे हम देखेंगे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो हमारा जो सॉलिड वेस्ट है हम उसे मैनेज कैसे करें, इसके लिए हमारे पास 7 प्रिंसिपल्स हैं, तो हम उन्हें देखते हैं। पहला है हमारा रीयूज। तो आफ्टर यूज ऑफ मटेरियल शुड बी रीयूज्ड फॉर सम अदर प्रॉपर पर्पजेस। तो मतलब अभी अगर कोई हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसका यूज़ ख़त्म हो गया है, तो फिर हम क्या करना चाहिए, उसे फेंकना नहीं चाहिए, हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम कुछ पेपर लिखते हैं, तो पेपर लिखने के बाद हमारा कुछ काम हो जाता है उस पेपर से, तो हम क्या करते हैं, उसे कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें वेस्ट मैनेजमेंट सीखना है, तो हमें उसे रीयूज़ करना होगा। तो उस पेपर को हम किसी आर्ट में यूज़ कर सकते हैं, किसी आर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम अगर कोई बिस्लरी की बोतल खरीदते हैं दुकान से, तो हम पानी पी के उसे फेंक देते हैं। तो नॉर्मली
हम ऐसे ही करते हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए। उस बॉटल को हमें फिर से यूज़ करना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट के अंदर जो वेस्ट है वो कम हो और ना कि बढ़े। तो हमारा अगला प्रिंसिपल जो है 7 प्रिंसिपल्स में से वो है रिफ्यूज़। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, थर्माकोल, मेटल्स, तो मेटल्स तो हमें यूज़ करने चाहिए वैसे, लेकिन देखते हैं हम प्लास्टिक, थर्माकोल और ग्लास के बारे में। तो हमें इन आर्टिकल्स को, इनसे बने हुए आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने चाहिए। तो अब आप जानते हैं कि कुछ महीनों पहले हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि इंडिया के अंदर उन्होंने सारे प्लास्टिक के जो मटेरियल्स या प्लास्टिक कैरी बैग्स थे वो बंद कर दिए थे, बैन कर दिए थे। तो उसकी जगह लोग फिर पेपर के बैग्स या क्लॉथ के बैग्स यूज़ कर रहे थे। तो ये अच्छा इनिशिएटिव था हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो इससे जो वेस्ट मैनेजमेंट था वो अच्छे से हुआ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कहते हैं हम, वो अच्छे से हुआ और एनवायरनमेंट में वेस्ट नहीं फैला। तो हमारा अगला प्रिंसिपल है रिसाइकल। तो अभी मैंने आपको पेपर का एग्जांपल लिया था, हम उसे यूज़ कर सकते हैं किसी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ के लिए, लेकिन अगर हम उसे फेंकना है तो फेंकना नहीं चाहिए, हमें उसे रिसाइकल करना चाहिए। हम प्लास्टिक के आइटम्स को भी रिसाइकल कर सकते हैं, बस हमें उसे वेस्ट की तरह नहीं फेंकना चाहिए। अभी देखिए इसमें प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल आर्टिकल्स बाय रिसाइकलिंग सॉलिड वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल पेपर, ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड। तो हमें उन्हें रिसाइकल करना चाहिए, ना कि ऐसे ही फेंक देना चाहिए। तो अगला है रीथिंक। तो rethinking our habits, activities and their consequences in connection with the use of various articles of daily use। तो अभी नॉर्मली ह्यूमन टेंडेंसी कैसे है कि हम अगर किसी को ऐसे रास्ते पे वेस्ट फेंकते हुए देखते हैं तो हमें लगता है यार ये कितना बुरा आदमी है, ये कितनी बुरी औरत है जो हमारे एनवायरनमेंट में कचरा फेंक रही है। और उसी समय हम क्या करते हैं, हम भी सेम चीज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो हमें उसे रीथिंक करना चाहिए, हमारी हैबिट्स क्या है, हम क्या करते हैं। हमें दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें खुद के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, वेस्ट फैला रहे हैं या वेस्ट नहीं होने दे रहे। तो हमें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए। तो अगला है रिड्यूस। तो रिड्यूस में क्या है, मतलब हमें जो यूज़ है वो कम करना है, या फिर वेस्ट जो हमारा है वो कम करना है। जैसे हम यूसेज कम करेंगे हमारा वेस्ट भी जो है वो कम होगा। अब रेस्ट्रिक्शन द यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अवॉइड देयर वेस्टेज, मतलब अभी हमें अभी मैं वेस्ट की एग्जांपल नहीं दूंगा, पानी का एग्जांपल दूंगा। तो हम क्या करते हैं अभी नहाने के लिए, कोई कोई लोग शावर से नहाते हैं और कोई बकेट में नहाते हैं। तो अब शावर में कैसा होता है, जो पानी है वो ज़्यादा होता है, मतलब बकेट में नहाने से जो वाटर कम यूटिलाइज होता है, लेकिन शावर में नहाने से, बकेट में नहाने से डबल यूज होता है। तो वो जो एक बकेट का एक्स्ट्रा जो है वो वेस्टेज हो रहा है। तो हमें वैसे ही वेस्ट के इसमें देखना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन द यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अवॉइड देयर वेस्टेज। ओल्ड मटेरियल्स शुड बी रीयूज्ड, तो इसमें भी रीयूज का कंसेप्ट आ गया। हमें रीयूज करना चाहिए, नए मटेरियल्स खरीदने से बचना चाहिए, या फिर नए मटेरियल्स खरीद रहे हैं तो हमें जितनी चाहिए उतनी ले, ताकि उसका वेस्टेज ना हो। जैसे कि हम घर में खाना बनाते हैं तो खाना उतना ही बनाना चाहिए जितनी ज़रूरत हो, अगर ज़्यादा बन गया तो हमें फेंकना ही पड़ेगा। तो खाना भी हमारा सॉलिड वेस्ट में आता है। तो हमें ये देखना है कि हमें रिड्यूस करना है। तो अगला है रिसर्च। तो कंडक्टिंग रिसर्च रिलेटेड टू रीयूज ऑफ मटेरियल्स दैट आर टेम्पररीली आउट ऑफ यूज। तो मतलब अभी आपके पास कोई चीज़ ऐसी पड़ी हुई है जो आपके काम की नहीं है, तो आप उसे क्या सोचते, भंगार में बेच दे या फेंक दे, अब यही सोचेंगे नॉर्मली। लेकिन हमें उस पर रिसर्च करना है कि ये जो हमारे पास आइटम पड़ा है हम इसे किसी तरीके से रीयूज कर सकते हैं क्या। तो इस रिसर्च इसी इसी हमें इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसे यूज कर सकते हैं या नहीं। तो हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि किसको फेंकना है, मतलब किसे भंगार में बेचना है, किसे रीयूज करना है, या फिर डस्टबिन में डाल के रिसाइकिल करना है, रास्ते में नहीं फेंकना है बस। और लास्ट में है रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। अभी ये जो जितने भी आपको मैं 7 प्रिंसिपल में से ऊपर के जो 6 बताया था, ये एक अवेयरनेस के पॉइंट्स है। तो ये 7वां जो पॉइंट है, हमें ये अवेयरनेस लोगों में फैलानी होगी कि हमें चीज़ें रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकल, रिथिंक, रिड्यूस और रिसर्च करना है। तो हमें ये अवेयरनेस फैलानी होगी। जैसे ही ज़्यादा लोग हमारे साथ मिल जाएंगे तो और कम वेस्ट बनेगा और कम वेस्ट फैलेगा और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से होगा। तो चलते हैं हम हमारी अगली स्लाइड पे। तो ये देखिए अभी हमने डिग्रेडेशन की बात की थी, जो डिग्रेडेबल मटेरियल, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। तो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल है और वो कितने दिनों में, कितने महीनों में या कितने हफ्तों में डिग्रेड होते हैं, यानी डिकम्पोज हो जाते हैं कम्प्लीटली बाय द माइक्रोब्स। तो पहला है हमारा बनाना पीलिंग्स। बनाना पीलिंग्स यानी आपको केले के छिलके पता होगे। तो केले के छिलके जो है उन्हें 3 से 4 हफ्ते लगते हैं डिकम्पोज होने के लिए कम्प्लीटली।
क्लोथ बैग्स को 1 महीना लगता है। रैग्स यानी हमारे जो क्लोथ्स होते हैं, पुराने कपड़े फटे हुए, उसे 5 महीने लगते हैं। वुलन सॉक्स को 1 साल लगता है। लकड़ी जो होती है हमारी वुड से 10 से 15 साल लगता है पूरा डिकम्पोज होने के लिए। अभी हमारे लेदर शूज, लेदर बेल्ट, लेदर पर्स, ये जो होते हैं 40 से 50 साल लगते हैं डिकम्पोज होने के लिए कम्प्लीटली। टिन कैंस, आप कोक पीते होगे, कोका कोला का कैन आता है, देखो उसे हम टिन कैन के अंदर ले सकते हैं, तो वो है 50 to 100 ईयर्स। उसकी जो मतलब पीरियड ऑफ नेचुरल डिग्रेडेशन है 50 to 100 ईयर्स है। एल्यूमिनियम कैंस जो है वो 200 से 250 ईयर्स है। अभी प्लास्टिक बैग्स के बारे में तो पता है, लेकिन यहाँ पे सर्टेन प्लास्टिक बैग्स लिखा है। ऐसे ही मतलब यहाँ पे सिर्फ कुछ ही प्लास्टिक बैग्स है जो 10 लाख साल में डिकम्पोज हो जाएंगे कम्प्लीटली। अब सोचिए 10 लाख साल यानी कितना होगा। और बाकी जो है थर्माकोल और स्टायरोफोम कप, तो मतलब आप चाय पीने के लिए रियूजेबल यूज एंड थ्रो कप यूज करते हैं, देखो वो कहते हैं स्टायरोफोम कप। तो इसका जो है वो इन्फिनिट ड्यूरेशन है, मतलब ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होगे। इसके बारे में हमें पता ही नहीं। तो हम राइट की पिक्चर पे देखते हैं, वहां पे लिखा है मेथड ऑफ स्टोरिंग सॉलिड वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट के अंदर हमने देखा था वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट। वेट वेस्ट मतलब बायोडिग्रेडेबल, ड्राई वेस्ट मतलब जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो अभी पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, ये जो है ये हम रिसाइकल यूज कर सकते हैं। उनके ऊपर रिसाइकल का सिंबल दिख रहा है, देखो हर एक के डस्टबिन के ऊपर। तो हमें ऐसे मतलब रिसाइकल का सिंबल जिस डस्टबिन पे रहेगा उसमें हमें ड्राई वेस्ट डालना चाहिए रिसाइकल होने के लिए, और वेट वेस्ट जो है वो वेट वेस्ट की डस्टबिन में डालना चाहिए। तो इस पॉइंट के साथ हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट खत्म होता है। हम चलते हैं आगे। तो अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया खत्म। अभी बात करते हैं हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो डिजास्टर यानी क्या, आपको पता है डिजास्टर? अभी यहाँ पे हम देखते हैं, आप सोचिए डिजास्टर मतलब क्या, मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी पहला क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, लाइफ एंड रेस्क्यूएशन, ABC। ये ABC जो प्रिंसिपल है, देखिए ए फॉर क्या है, एयरवे, मतलब अगर कोई विक्टिम है उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसकी जो गर्दन है बैकवर्ड स्लोपिंग पोजीशन में, मतलब हमारा जो चिन होता है, चिन को ऊपर करना चाहिए ताकि जो हमारा एयरवे है वो एकदम स्ट्रेट हो जाए और उसका जो रेस्पिरेटरी पैसेज हो जाए वो ओपन हो जाए। तो ये है ए फर्स्ट एड में का बेसिक प्रिंसिपल में जो है वो एयरवे है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग। अगर किसी इंसान की ब्रीदिंग स्टॉप हो चुकी है तो उसे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देना पड़ेगा माउथ टू माउथ से। माउथ टू माउथ से मतलब हमारे माउथ में ऑक्सीजन जमा करनी पड़ेगी और उसके माउथ में देनी पड़ेगी। तो ये हो गया बी फॉर ब्रीदिंग। और थर्ड जो है वो है सर्कुलेशन। तो अगर हम देखते हैं, देखो मूवीज में कभी भी देखते हैं कि माउथ टू माउथ देते हैं। जब अगर कोई पानी के अंदर डूब रहा होता है उसे बाहर निकालते हैं तो उसे माउथ टू माउथ सांस देते हैं, वो भी नहीं होता है। तो उसके बाद जो है वो है थर्ड है सर्कुलेशन। तो मतलब अगर हमारा जो आदमी या इंसान है वो बेहोश है और उसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने के बाद भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हमें एक साइकिल जो है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी कि हमें माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन 2 बार देना पड़ेगा और फिर उसका जो हार्ट है उसके हार्ट के ऊपर हमें दोनों हाथ से रख के प्रेस करना पड़ेगा। तो ये जो एक्शन है ये 15 बार करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं हम कार्डियो पल्मोनरी रिसक्रिएशन यानी CPR। या आप CPR के बारे में और जान सकते हैं अगर गूगल पे डालेंगे तो ये जो है ना वो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है इस ह्यूमन की बॉडी में वो उसे फिर से ठीक करने में मदद करता है। तो मैंने पिछली स्लाइड में आपको डिजास्टर क्या है ये देखने के लिए या रिकॉल करने के लिए बोला था कि डिजास्टर मतलब क्या। तो डिजास्टर को हम हिंदी में कहते हैं आपदा। तो आपदा क्या होती है, जैसे कि डिजास्टर में आता है हमारा ड्रॉट हो गया या किसी बिल्डिंग में फायर लग गई तो एक डिजास्टर हो गया, या फिर समझो फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, तूफान आ गया, ये सारे डिजास्टर में आते हैं। तो हमें देखना है इनकी मैनेजमेंट कैसे है, मतलब हम इस डिजास्टर को रोक तो नहीं सकते लेकिन जो डिजास्टर के विक्टिम्स हैं, मतलब इन डिजास्टर से जो लोग अफेक्ट हुए हैं हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो इस स्लाइड पे हम देखेंगे कि हम उनको, उन विक्टिम्स को या पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकते हैं आसानी से। तो हमें इस स्लाइड पे वही बताया गया है, जो डिजास्टर के विक्टिम्स होते हैं उन्हें कैरी कैसे करना है। तो सबसे पहला है क्रेडल मेथड, यूजफुल फॉर चिल्ड्रन एंड अंडरवेट विक्टिम्स। क्रेडल मेथड यानी गोद में उठा के लेके जाना। तो ये मेथड जो है
वो खास करके बच्चों के लिए और जो कम वजन वाले लोग हैं उनके लिए, मतलब उनके साथ करनी चाहिए। नेक्स्ट मेथड जो है वो है कैरिंग पिगी बैक। कैरिंग पिगी बैक यानी पीठ पे उठा के लेके जाना। बचपन में हम खेलते हैं पीठ पे उठाओ पीठ पे उठाओ, वैसे ही अगर कोई विक्टिम हो डिजास्टर में तो वो एक मेथड है पिगी बैक पे उसके लेके जाने के लिए। तो यूजफुल फॉर कैरिंग पेशेंट्स हु आर अनकॉन्शियस, मतलब ये खास करके तब यूज करते हैं जब हमारा पेशेंट जो है वो बेहोश हो। तो उसके आगे देखिए ये है ह्यूमन क्रच मेथड। तो इफ वन ऑफ द लेग्स इज इंजूर्ड द विक्टिम शुड बी सपोर्टेड विथ मिनिमम लोड ऑन द अदर लेग। तो हम उसे हमारे कंधे के ऊपर लेके जा सकते हैं, मतलब उसने हमारे एक कंधे पे हाथ रखा है और उसका अगर एक लेग इंजर्ड है तो वो अपना वजन उस लेग पे बिल्कुल नहीं देगा, बस दूसरों के ऊपर देगा। तो जो उसको लेके जा रहा है विक्टिम को, क्रडल को, अपना क्रच को क्या कह सकते हैं देखो, वो लोग जो चल नहीं सकते उनके हाथ में एक वो डंडा होता है चलने के लिए, तो उसे कहते हैं क्रच। तो इस मेथड में क्या होता है, जो आदमी पेशेंट को लेके जा रहा है इसमें अपने क्रच का रोल निभाता है। तो इससे अगला है पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड। दिस इज यूज फॉर कैरिंग एन अनकॉन्शियस पेशेंट थ्रू अ शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब कोई आदमी बेहोश है और हमें उसे शॉर्ट डिस्टेंस पर लेके जाना है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उठा के लेके जा सकते हैं या पुल करके लेके जा सकते हैं। तो पुलिंग और लिफ्टिंग, पुल के यानी खींच के। अब अगला है कैरिंग ऑन 4 हैंड चेयर। दिस इज यूजफुल व्हेन सपोर्ट इज नीडेड फॉर द पार्ट बिलो द वेस्ट। मतलब अभी बंदा है पूरा बेहोश हो चुका है, तो मतलब बेहोश भी नहीं हुआ, उसे चलना ही नहीं हो रहा है बिल्कुल, मतलब उसके दोनों टांगे इंजूर हो गए, तो अब उसे कैसे लेके जाना है। तो उस मेथड में हमें ये मिलता है, यहाँ पे आपको पिक्चर में देखेगा, देखो चार हाथ का कैसे फॉर्मेशन बनाया है और उस हाथ के ऊपर उस आदमी को बिठा के लेके जाया है। तो इसे कहते हैं कैरिंग ऑन 4 हैंड चेयर। अब अगला मेथड है कैरिंग ऑन 2 हैंड चेयर, यूजफुल फॉर दोज पेशेंट्स हु कैन नॉट यूज देयर हैंड्स बट कैन होल्ड देयर बॉडी अपराइट। तो मतलब अगर किसी लोग है वो अपने हाथ नहीं यूज कर सकते, मतलब उसके हाथ को बिल्कुल यूज ही नहीं हो रहा, उसके हाथ को लग गई है समझो और पैर को भी लग गई है, तो फिर उसे कैसे उठा के लेके जाना, तो उसे हम इस 2 हैंड चेयर की मदद के लेके जा सकते हैं। मतलब दो हाथ पकड़ के उन दोनों के हाथ में बीच के अंदर उस पेशेंट को बिठा के लेके जाना है। और अगली मेथड है मेथड यूज बाय द फायर ब्रिगेड। तो मतलब अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी है समझो, तो फायर ब्रिगेड वाले क्या करते हैं, सीधा उसे बोरी की तरह उठाते हैं। अब 3 पिक्चर्स दिख रहे हैं देखो यहाँ पे, उसे कैसे उठाने की वो मेथड है। पहले उसको झुकना है, फिर उसका हाथ अपने सर के ऊपर लेना है, फिर आखिरी में अपन खड़े हो जाना है। तो ये जो मेथड है वो फायर ब्रिगेड वाले यूज करते हैं। खास करके आपने कभी भी देखा होगा किसान लोग जो है वो बोरी को इसी तरह अपने पीठ के ऊपर लेके जाते हैं अगर अकेले लेके जा रहे हैं तो और हमारी आखिरी मेथड है स्ट्रेचर। तो स्ट्रेचर जो होता है वो एक बेड की तरह होता है लेकिन पतला और हल्का होता है। तो उसको 4 लोग या मतलब नॉर्मली तो 2 लोग ही उठाते हैं। स्ट्रेचर के ऊपर हमारे पेशेंट को लेटाया जाता है और एक सामने से पकड़ता है एक पीछे से पकड़ता है। खास करके जब आप एम्बुलेंस बुलाते हैं ना, तो एम्बुलेंस के अंदर लोग स्ट्रेचर लेके आते हैं उस पेशेंट को एम्बुलेंस के अंदर पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो ये वीडियो था मुनि एजुकेशन के चैनल के लिए। आपसे अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।